बेटा कल हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है इसको अच्छे ढंग से पढ़ लिए। यानी नर जनन तंत्र की जो संरचना है इसको हम अच्छे से पूरा बनाकर इसके प्रत्येक नामों को जान पाए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा लोकेशन है, कौन कौन से पार्ट को क्या क्या कहा जाता है। ये जितने अंग इधर हैं, जितने अंग इधर हैं, जितने भी अंग इधर हैं और जितने भी अंग इधर हैं, सारे अंगों के बारे में हम अच्छे से आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना। नर जनन तंत्र में इन सभी अंगों में से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अंग है जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है वो अंग कौन सा है बेटा? ये विसरण, यानी ये राइट टेस्टिस है और ये लेफ्ट टेस्टिस है। यानी मनुष्य के पास दो विसरण होते हैं। हम इन्हीं विसरण के बारे में पढ़ेंगे। एक अगर हम आपसे ये कह दें कि हम एक विसरण को अच्छे से बनाकर उसको काट पीट के आपको समझा दे तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी देखिए, पुरुष में दो विसरण पाए जाते हैं, पुरुष में दो टेस्टिस होते हैं, लेकिन हम यहाँ से भी बनाए हैं एक टेस्टिस को, उसको पूरा ऐसे बीच से काट के ऐसे पलट दिए हैं, स्क्रोटम कहते हैं। यानी विसरण के चारों तरफ से एक खोल पाया जाता है, एक थैली होती है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? विसरण कोश यानी स्क्रोटम कहते हैं। तो आइए पहले स्क्रोटम के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है विसरण कोश इसके बारे में। यानी विसरण कोश यानी क्या बोलते हैं इसको? स्क्रोटम कहते हैं। इसके बारे में जान, स्क्रोटम को यानी विसरण कोश को बेटा क्या कहा जाता है? विसरण कोश को हम क्या कहते हैं? अंडकोश। इसको हम क्या कहते हैं? अंडकोश भी कहते हैं, अंडकोश भी कहते हैं। समझ रहे हैं? और कह रहे हैं विसरण कोश को क्या कहते हैं हम लोग? अंडकोश के नाम से भी जानते हैं। इसे हम अंडकोश के नाम से भी जानते हैं। यानी विसरण को हम विसरण कोश क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। इसको हम अंडकोश के नाम से भी जानते हैं। और क्या कह रहे हैं कि विसरण कोश यानी स्क्रोटम में क्या रहते हैं बेटा? विसरण जो होते हैं, दो विसरण, विसरण दोनों क्या रहते हैं? सुरक्षित होते हैं, सुरक्षित होते हैं। कह रहे हैं कि विसरण कोश जो होता है विसरण के चारों तरफ से एक थैला बनाता है, और इसी विसरण कोश में विसरण जो होते टेस्टिस जो होते हैं वो क्या रहते हैं? सुरक्षित होते हैं। यानी ये देखिए, ये अंदर पूरा टेस्टिस है और इसके ऊपर से एक खोल लगा हुआ है। यही खोल क्या करता है बेटा? विसरण को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी विसरण खोल स्क्रोटम क्या करता है? विसरण को सुरक्षा प्रदान करता है। बेटा कि जो विसरण खोल होता है कैसा होता है? कहेंगे इसकी जो त्वचा होती है, इसकी त्वचा ढीली होती है, ढीली, मोटी और लचीली होती है, ढीली, मोटी और लचीली होती है। और रोमयुक्त कैसा होती है? रोमयुक्त होती है। यानी इस पे क्या होते हैं? बाल। ठीक। कह रहे हैं कि जो विसरण कोश होता है उसकी जो त्वचा स्किन होती है, जो विसरण कोश ये बाहर है, इसकी स्किन कैसी होती है बेटा? त्वचा जो इसकी होती है ये ढीली, मोटी और लचीली होती है। यानी लचीली टाइप की होती है और ढीली होती है, मतलब धीरे धीरे से होती है। और इस पे रोम यानी बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम, मतलब बाल पाए जाते हैं रोम युक्त, छोटे छोटे। कह रहे हैं कि दो विसरण है। क्या विसरण है? एक विसरण ये और एक विसरण ये, दो विसरण है। यानी एक टेस्टिस ये है, एक टेस्टिस ये है और एक टेस्टिस ये है। दो टेस्टिस है और दोनों के ऊपर से क्या लगा हुआ है? विसरण कोश स्क्रोटम लगा हुआ है। एक स्क्रोटम ये है और एक स्क्रोटम ये है। तो कह रहे हैं इनके बीच में एक पट्ट होता है। दोनों एक स्क्रोटम ये हो गया और एक विसरण कोश ये हो गया। यानी एक विसरण कोश ये है, एक विसरण कोश ये है। इनके बीच में एक पट्ट होता है। क्या कहते हैं इस पट्ट को बेटा हम लोग? क्या कहते हैं इस पट्ट को हम लोग? स्क्रोटम
सेप्टम बोलते हैं। स्क्रोटम सेप्टम यानी अंडकोश पट्ट बोलते हैं, अंडकोश पट्ट। कहेंगे कि दोनों जो विसरण होते हैं ये विसरण कोश के अंदर सुरक्षित हैं और दोनों विसरण किसके माध्यम से विभाजित होते हैं? अंडकोश पट्ट यानी स्क्रोटम सेप्टम के माध्यम से। कहने का मतलब क्या है बेटा कि विसरण कोश जो होता है, ये जो विसरण कोश है जो ये बाहर से लगा हुआ है, ये दो भागों में बट जाता है। एक विसरण को लेकर इधर बट जाता है और एक विसरण को लेकर इधर बट जाता है, यानी दो भाग इसको जाते हैं, एक इधर का भाग एक उधर का भाग। और इन दोनों को कौन इन भागों को अलग कौन करता है? इन भागों को अलग कौन करता है? स्क्रोटम सेप्टम करता है। कौन करता है? स्क्रोटम सेप्टम यानी अंडकोश पट्ट पाया जाता है जो दोनों विसरण को अलग कर देता है और विसरण कोश को भी अलग कर देता है। यहाँ देखिए ऐसे ऐसे थैली बन जाता है विसरण कोश, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना, और बीच में ये पट्ट ऐसे लग जाता है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम सेप्टम। यानी कहेंगे कि विसरण कोश दो भागों में विभाजित हो जाता है और कौन सा पट्ट उसको विभाजित करता है? स्क्रोटम सेप्टम यानी अंडकोश पट्ट। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं बेटा कि जो ये विसरण कोश होता है, स्क्रोटम होता है, इसमें दो प्रकार की मसल्स होती हैं। क्या प्रकार की मसल्स होती हैं बेटा? विसरण कोश में क्या होती हैं? दो प्रकार की पेशी होती हैं। दो प्रकार की पेशी हैं। कौन कौन सी दो प्रकार की पेशी हैं बेटा? इधर देखते हैं। पहली पेशी क्या होती है? क्रेमास्टर पेशी होती है। दूसरी पेशी होती है डार्टोस पेशी, डार्टोस मसल्स। ये क्रेमेस्टर मसल्स है। बात समझिए, विसरण के कहेंगे कि जो विसरण कोश होता है, जो ये विसरण कोश है, जो पूरा बाहरी लेयर जो विसरण कोश है, तो इस विसरण कोश में दो मसल्स पाई जाती हैं, क्रेमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल होती हैं। ये दोनों मसल का कार्य पता क्या है? कि विसरण का तापमान को देखती हैं, यानी विसरण का यानी पूरे टेस्टिस के तापमान को बना कर रखती हैं। यानी ये दोनों मसल जो जिससे विसरण कोश बना है, ये क्या करती हैं बेटा? विसरण यानी विसरण के तापमान को व्यवस्थित करती हैं। क्या करती हैं? व्यवस्थित करती रहती हैं। यानी जो विसरण का तापमान है उसको ये उसकी देखभाल करती हैं, यानी उसका नियंत्रण करती हैं। तो हमारे विसरण में शुक्राणुओं को बनने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, हमारे शरीर का होता है। और कह रहे हैं कि इस विसरण में शुक्राणुओं को यानी स्पर्म को बनने के लिए कितना टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो यानी आप ये जानिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो ये विसरण का टेम्परेचर होता है, इसके टेम्परेचर की देखभाल कौन करते हैं बेटा? विसरण कोश में पाए जाने वाले दो मसल्स, क्रेमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल। जो ये दोनों मसल्स हैं, ये हमारे विसरण कोश में शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम रखते हैं। बात समझिए, हमारे बॉडी का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो ये विसरण कोश के दोनों मसल्स हैं, क्रेमेस्टर मसल्स और डार्टोस मसल, ये दोनों हमारे विसरण का तापमान हमारे बॉडी के तापमान से 37 डिग्री सेल्सियस के तापमान से कितना कम रखते हैं? 2.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान क्या होता है? कम होता है। यानी हमारे शरीर का तापमान कितना इतना है, तो इससे 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान विसरण का कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब यहाँ का तापमान हमारे बॉडी के तापमान से इतना 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा, तो इस विसरण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होने में सुविधा होती है, यानी तभी शुक्राणु का निर्माण हो पाता है। यानी शुक्राणुओं के निर्माण के लिए इतना ही तापमान की आवश्यकता होती है। और ये भी जान लीजिए, जब ठंडक का मौसम आता है,
जब तापमान बहुत नीचे गिर जाता है, बहुत ठंडी उंडी पड़ती है। तो यही जो क्रेमेस्टर मसल्स होती है और डायटोस मसल होती है, ये क्या होती है, ये हमारे विसरण कोश को सूचना देती है, उत्तेजित करती है कि आप क्या हो जाइए, आप जाके श्रोणि में चिपक जाइए। इसके बाद ये जो दोनों विसरण है ना, ये क्या होते हैं, यहाँ है ना, ऐसे ऊपर लटक जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, ये यहाँ पर तो ऐसे ऊपर ऐसे लटक आएंगे यहाँ पर, यानी ये ऊपर चले जाते हैं ठंडक में, ठंडक में ऐसे ऊपर आ जाएंगे। और जब गर्मी का तापमान आता है, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो यही विसरण फिर बेटा क्या हो जाते हैं, फिर यही नीचे लटक जाते हैं आके, फिर ये नीचे जाके झूल झूल जाते हैं, लटक जाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यानी यही दोनों मसल्स, क्रेमेस्टर मसल्स और डायटोस मसल, हमारे विसरण को, जब ठंडी का मौसम आता है, तापमान बहुत कम रहता है, ठंडा तापमान रहता है, तो ये हमारे जो दोनों विसरण हैं, ये दोनों विसरण यानी टेस्टिस हैं, इनकी जो विसरण कोश होती है, इनको ऐसे ऊपर ऊपर मतलब श्रोणि में खींच ले जाती है, ऐसे चिपक जाते हैं ऊपर जाकर। और जब गर्मी का मौसम आता है, तो यही दोनों मसल्स इस टेस्टिस को, विसरण को नीचे झुला देती हैं। और झूलता किसमें है विसरण, विसरण कोश में। ठीक। आप ये भी जाने कि हमारे बॉडी का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन हम विसरण का तापमान हमारे बॉडी के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, इसीलिए। ठीक बेटा, इतना में किसी को दिक्कत है एक बार फिर समझ लीजिए। क्या होता है विसरण कोश, स्क्रोटम क्या होता है? तो क्या कहेंगे कि विसरण के चारों तरफ से एक खोल पाया जाता है, बाहरी खोल। क्या कहते हैं इसको? हम विसरण कोश यानी स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम को और क्या कहते हैं? स्क्रोटम को हम अंडकोश भी कहते हैं, इसको अंडकोश भी कहा जाता है। कह रहे हैं विसरण कोश को हम अंडकोश के नाम से भी जानते हैं, इसको अंडकोश भी कहते हैं। और कह रहे हैं विसरण, दोनों विसरण, जो दोनों विसरण है, एक विसरण ये अंदर है, एक विसरण ये अंदर, ये ऊपर से क्या है, विसरण कोश है। तो ये दोनों विसरण हमारे कहाँ सुरक्षित रहते हैं? दोनों विसरण को कौन सुरक्षा देता है? विसरण कोश इनको चारों तरफ से बंद किए रहता है। यानी ये दोनों विसरण कहाँ रहते हैं सुरक्षित? विसरण कोश में सुरक्षित रहते हैं। और कह रहे हैं विसरण कोश की त्वचा पर क्या होते हैं? रोम ऐसे निकले रहते हैं, बाल ऐसे रोम रहते हैं, यानी रोमयुक्त ढीली, रोमयुक्त बाल पाए जाते हैं। और ये जो विसरण कोश होता है बहुत चिपचिपा ढीला मसल्स होता है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि दोनों विसरण कोश को बांटने वाली बीच से एक पट्ट होती है, क्या बोलते हैं? स्क्रोटम सेप्टम बोलते हैं, यानी अंडकोश पट्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि विसरण कोश में दो प्रकार की पेशी पाई जाती हैं, दो प्रकार की पेशी होती है, क्रेमेस्टर मसल्स और डायटोस मसल। क्रेमेस्टर मसल्स और डायटोस मसल क्या करती हैं कि जब ठंडी का तापमान आता है, तो ये विसरण ऊपर की तरफ चले जाते हैं, श्रोणि में आके चिपक जाते हैं। और जब गर्मी का मौसम आता है, तो ये विसरण नीचे झूल जाते हैं। इन दोनों कार्य को, इन दोनों को कौन कराता है? ये दोनों पेशी, क्रेमेस्टर मसल्स और डायटोस मसल कराती हैं। और कह रहे हैं कि हमारे विसरण का जो टेम्परेचर है, वो हमारे बॉडी के, इतना हमारे बॉडी टेम्परेचर रहता है, इतने टेम्परेचर से, इतना टेम्परेचर रहता है, इससे 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का क्या होता है? कम होता है। ठीक, तब शुक्राणु निर्माण होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना बेटा, इतना अच्छे से आप पढ़ लिए। यानी नर जनन तंत्र का के अंदर, अब देखते हैं विसरण कोश तो ऊपर वाला है, अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं बेटा। क्या कहेंगे? ये जो लेयर बाहर है, इसे बोलते हैं बेटा विसरण कोश। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं विसरण कोश कहते हैं, यानी स्क्रोटम कहते हैं। ठीक, विसरण कोश आप अच्छे से पढ़ लिए, जो रोमयुक्त रहता है। अब विसरण कोश के अंदर का जो स्थान है, वो पूरा विसरण होता है उसमें। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी बेटा? हमारी हेडिंग रहने वाली है विसरण, यानी टेस्टिस। यही तो हमारा क्वेश्चन है। इसे क्या बोलते हैं बेटा? टेस्टिस बोलते हैं, टेस्टिस। अब ये मुझे बताइए, पुरुष में कितने टेस्टिस होते हैं? पुरुष में एक जोड़ी पाए जाते हैं टेस्टिस। कितने होते हैं टेस्टिस पुरुष में? कितने होते हैं बेटा? एक जोड़ी। कितने होते हैं? एक जोड़ी, यानी 2 विसरण पाए जाते हैं। 2 विसरण होता है, एक जोड़ी यानी 2 ठू कह सकते हैं, 2 ठू होता है। और कैसे होते हैं ये? अंडाकार और गोलाकार। अंडाकार होता है विसरण, गोलाकार होता है।
ये विसर्ड कैसा दिखाई दे रहा है आपको? गोलाकार दिखाई दे रहा है, अंडाकार दिखाई दे रहा है। और ये कैसे पाया जाता है? दूसरी कैसे देखिए, एक एक इधर हो गया एक विसर्ड, और एक विसर्ड इधर हो गया, ये विसर्ड कोष इधर, एक विसर्ड ये, एक विसर्ड ये है। यानी इसको हम कह सकते हैं दायां विसर्ड, और इधर बायां विसर्ड, दो विसर्ड होते हैं। ठीक, इधर का दायां विसर्ड, इधर का बायां विसर्ड। राइट टेस्टिस और लेफ्ट टेस्टिस, यानी राइट टेस्टिस एंड लेफ्ट टेस्टिस, यानी दायां विसर्ड एंड बायां विसर्ड। ठीक, तो यानी विसर्ड दो ठू पाए जाते हैं पुरुष में, अंडाकार होते हैं, गोलाकार होते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, यानी दो विसर्ड होते हैं। ठीक है ना? और कहाँ होते हैं? दोनों टांगों के बीच, दोनों टांगों के बीच में होता है। कहाँ होता है विसर्ड बेटा? दोनों टांगों के बीच में विसर्ड लटके रहते हैं। ये पूरी लंबाई कितनी है विसर्ड की? कितना लंबा है विसर्ड? यहां से लेकर कितना लंबा है? कितना लंबा होता है बेटा विसर्ड? 5 सेंटीमीटर। यानी यहां लिख लीजिए, विसर्ड कितना लंबा होता है? 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, और क्या कह रहे हैं बेटा कि कितना इसकी चौड़ाई होती है, कितना मोटा होता है ये? मोटाई कितना होता है? 2 से 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है बेटा? मोटाई होती है। किस रंग का होता है? गुलाबी रंग का। कैसा होता है बेटा? गुलाबी रंग का हमारा विसर्ड है। कितने ग्राम का होता है? 10 से 15 ग्राम का क्या होता है हमारा विसर्ड। समझ पा रहे हैं बेटा? कह रहे हैं कि जो टेस्टिस है यानी विसर्ड है, ये हम पुरुषों में एक जोड़ी पाया जाता है, अंडाकार होता है, गोलाकार होता है। जो इधर रहेगा यानी जो इधर दायां वाला रहेगा उसे दायां विसर्ड यानी राइट टेस्टिस बोलते हैं, और बायां तरफ वाले को क्या बोलते हैं? लेफ्ट टेस्टिस बोलते हैं। कह रहे हैं दोनों टांगों के बीच में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? दोनों टांगों के बीच में। कह रहे हैं विसर्ड की लंबाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी होती है? मोटाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। किस रंग का होता है विसर्ड? गुलाबी रंग का होता है मानव विसर्ड। किस रंग का होता है विसर्ड? गुलाबी रंग का होता है। कितना इसका वजन होता है? कितना गढ़ू है ये? कितना गढ़ू होता है बेटा? 10 से 15 ग्राम का होता है ये एक विसर्ड का जो वजन है 10 से 15 ग्राम। इसको मिटा दे रहे हैं बेटा, इसको पूरा खो दे रहे हैं। 3 अस्तर से पूरा विसर्ड का आवरण बना रहता है, यानी विसर्ड में कुल 3 अस्तर पाए जाते हैं। विसर्ड जो बंध है वो 3 अस्तरों में बंध है। 3 अस्तर कौन से होंगे? ये पहला वाला जो पहला बताएं उसे विसर्ड कोष कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ये तो बाहरी लक्षण होता है, थैला होता है। उसको छोड़कर 3 ठू होते हैं, एक ठू ये, एक ठू ये, एक ठू अंदर वाला। 3 ठू क्या होते हैं? 3 ठू और होते हैं बेटा आवरण। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? विसर्ड आवरण। कैठी होते हैं बेटा? 3 ठू होते हैं। कौन कौन से? ट्यूनिका वैजिनैलिस। ट्यूनिका क्या रहेगा बेटा? वैजिनैलिस। दूसरा क्या रहेगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या रहेगा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और तीसरा क्या रहेगा बेटा? ट्यूनिका वेसिकुलैरिस। 3 स्तर। कह रहे हैं विसर्ड में 3 स्तर पाए जाते हैं। जो विसर्ड होता है एक विसर्ड में कुल 3 स्तर लगे रहते हैं। जो बाहरी स्तर होता है उसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैगिनालिस। जो बाहरी स्तर होता है बेटा, ये बाहरी स्तर होता है। कौन सा स्तर है बेटा? ये विसर्ड का बाहरी स्तर है ये। और ये बीच वाला क्या है बेटा? मध्य स्तर है ये। और ये कौन सा स्तर है बेटा? ये अंता स्तर है ये। ठीक, यानी विसर्ड में कुल 3 स्तर से पूरा विसर्ड घिरा रहता है। जो सबसे बाहर का स्तर उसे बोलते हैं ट्यूनिका वैजिनैलिस। जो देखिए सबसे बाहर का ये वाला, इसे क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वैजिनैलिस बोलेंगे। और मध्य वाले को इसे क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलेंगे। ये मध्य वाले को, ये जो पूरा मध्य वाला है। और जो अंदर का स्तर उसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेसिकुलैरिस। जो अंदर का स्तर उसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेसिकुलैरिस बोलते हैं। यानी एक विसर्ड 3 स्तरों द्वारा घिरा रहता है और उसके बाहर क्या होता है? स्क्रोटम होता है।
और कह रहे हैं बेटा, कह रहे हैं जो ये ट्यूनिका वैजिनैलिस है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इनके बीच में एक द्रव होता है। क्या लिख देंगे बेटा? ट्यूनिका, ट्यूनिका क्या है? वैजिनैलिस, वैजिनैलिस, ट्यूनिका वैजिनैलिस और प्लस ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनके बीच में क्या होता है बेटा? एक द्रव होता है। क्या कहते हैं उसको हम लोग? क्या कहते हैं? सिलोमिक द्रव, सिलोमिक, सिलोमिक द्रव कहते हैं। कौन द्रव होता है बेटा? सिलोमिक द्रव भरा रहता है। जो ट्यूनिका वैजिनैलिस है और ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ये दोनों स्तरों के बीच में द्रव पाया जाता है, उसे बोलते हैं सिलोमिक द्रव। वो क्या करता है? इन दोनों स्तरों को नम बना के रखता है। ये जो ट्यूनिका वैजिनैलिस है और जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इन दोनों स्तरों के बीच में जो द्रव होता है, इन दोनों स्तरों को मुलायम और नम बना के रखता है। अब ये नाम करते हैं। ये होता है विसर्ण कोश। और ट्यूनिका वैजिनैलिस कहाँ होता है? ये होता है बेटा ट्यूनिका वैजिनैलिस। और इसके अंदर एक होता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। बीच बीच मध्य में लेयर होता है, उसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेसिकुलरिस। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हम ट्यूनिका वेसिकुलरिस। यानी विसरण में कुल देखिए, विसर्ण कोश अलग है, ये थैला होता है। इसके बाद विसर्ण में 3 स्तर और होते हैं। ट्यूनिका वेसिकुलरिस, ये दूसरा स्तर होगा। और मध्य वाला स्तर को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये स्तर होगा। उसके बाद अंता वाले क्या बोलेंगे? ट्यूनिका वेसिकुलरिस, ये अंदर का स्तर होता है। अब सुनिए, कह रहे हैं जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसका जो ये स्तर है, मध्य स्तर ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये इसके ऊतक अंदर की तरफ धंसने लगते हैं, जिससे पट्टिकाएं बनने लगती हैं। इनके जो ऊतक हैं, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इनके ऊतक अंदर की तरफ धस, ये सब ऊतक हैं, ये अंदर धंसने लगते हैं, जिससे पट्टिकाएं बनती हैं। तो क्या कहते हैं इन पट्टिकाओं को? हम लोग क्या कहेंगे इन पट्टिकाओं को? देखिए, पट्टिकाएं बनती हैं, आपको दिखा रहे हैं। क्या बनती है बेटा? ये सब पट्टिकाएं बनती हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? क्या कहते हैं? विसर्ण पट्टिका, यानी सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जो ऊतक हैं सब अंदर धंस जाते हैं और क्या बनाते हैं? विसर्ण पट्टिका, यानी से क्या बोलेंगे? सेप्टुला टेस्टिस कहेंगे। विसर्ण पट्टिका यानी विसर्ण पट्टिका यानी सेप्टुला टेस्टिस कहते हैं। और जिससे क्या बन जाते हैं? जिससे 1 2 3 4 4 5 तो क्या बन जाते हैं बेटा? पिंडक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे? विसरण। जिससे क्या बन जाते हैं बेटा? विसरण पिंडक बन जाते हैं। विसर्ण पिंडक बुल, इसका मतलब क्या होता है बेटा? टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल्स। क्या होता है? टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल होगा। कह रहे हैं कि जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, इसके जो ऊतक होते हैं ऐसे अंदर धस कर क्या बना देते हैं? विसर्ण पट्टिका बना देते हैं। क्या बना, देखिए अंदर धस जाएंगे तो इससे कोशिकाएं क्या बना देती हैं? पिंडों में बढ़ जाती हैं। सिंपल सा, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होते हैं, इनके कोशिकाएं यानी ऊतक अंदर धस कर क्या बनाते हैं? विसर्ण पट्टिका यानी सेप्टुला टेस्टिस बना देते हैं। और जो ये विसर्ण पट्टिका है, सेप्टुला टेस्टिस है, ये पूरा अंदर एकदम धस जाएगी, एकदम अंदर कस के धस जाती है। धसने के बाद क्या बना देती है? विसर्ण पिंडक, यानी ये पिंडक है, ये पिंडक है, ये पिंडक है। यानी क्या कहेंगे? कहेंगे जो विसर्ण पट्टिका यानी सेप्टुला टेस्टिस है, ये अंदर धंस कर क्या बना देती है? विसर्ण पिंडक का निर्माण करती है। और एक टेस्टिस में जो विसर्ण पिंडक यानी जो विसर्ण पिंडक है, क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोबुल्स बोलते हैं। तो यानी यहाँ पर 1 2 3 4 ठो बनाया गया, लेकिन एक विसर्ण में बेटा 200 से लेकर 400 क्या होते हैं? टेस्टिकुलर, टेस्टिकुलर क्या होते हैं बेटा? लोबुल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना? यानी एक विसरण के अंदर ये जो पिंडक दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं विसरण पिंडक, यानी टेस्टिकुलर लोबुल्स। कितने पाए जाते हैं? 200 से लेकर 400 पिंडक होते हैं एक विसरण में। और अब आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि इन्हीं पिंडकों में क्या पाई जाती है बेटा? शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बेटा? इन्हीं पिंडकों में क्या पाई जाती हैं? शुक्रजनन नलिकाएं। और क्या करती है नलिकाएं? ये शुक्राणुओं को बनाती हैं। यानी ये जो नलिकाएं, और क्या नलिकाएं होती हैं? एक पिंडक में 2 से 3 नलिकाएं। ये जो पिंडक देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 नलिकाएं। यानी एक पिंडक में, एक विसर्ण पिंडक में 2 से 3 नलिकाएं हो सकती हैं। देखिए सब में हम 3 3 बनाए हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। इसे क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? शुक्रजन, शुक्रजनन
जन, शुक्रजन नलिका, क्या बोलते हैं इसको? शुक्रजन नलिका बोलते हैं। सेमिनीफेरस, सेमिनीफेरस डक्ट बोलते हैं, सेमिनीफेरस डक्ट। और इसी शुक्रजन नलिकाओं में क्या बनते हैं बेटा? शुक्राणु। इसी में क्या बनते हैं? यहाँ देख लीजिए, इसे लिख दे रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसको मिटा दें पहले, नहीं लिख दे रहे हैं इसे। यानी ये जो नलिकाएं दो तीन टू हैं, इसे क्या बोलते हैं बेटा? सेमनी फेरस, यू है इसके आगे, सेमनी फेरस ट्यूब, ट्यूब मतलब शुक्रजन नलिका होगी, ठीक। और इसी शुक्रजन नलिका में क्या क्या बनते हैं बेटा? इसमें कौन सी क्रिया होती है? स्पर्मैटोजेनेसिस, यानी शुक्र जनन क्रिया। कौन सी क्रिया इसमें होती है बेटा? शुक्र जनन क्रिया होती है। यानी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, शुक्र जनन नलिका है, इसी में क्या होता है? इसी नलिका में स्पर्मैटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मैटोजेनेसिस यानी शुक्रजनन क्रिया होती है, जिससे क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। ठीक है बेटा, बस कि इसी शुक्रजनन नलिका में, जो ये शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इसी नलिका में क्या पाए जाते हैं बेटा? इसमें और भी चीजें पाई जाती हैं। इसमें क्या होती है बेटा? रुधिर, रुधिर केशिकाएं, क्या होती है? रुधिर केशिकाएं होती हैं। और क्या होती है बेटा? तंत्रिका तंतु होते हैं, यानी नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं। इन्हीं जो पिंडक हैं, पिंडक के अंदर जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं बेटा? रुधिर केशिकाएं और तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर्स भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और क्या है? जो ये पिंडक है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? टेस्टिकुलर लोबुल्स, इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? और इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें होंगी एंडोक्राइन सेल्स पाई जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम लोग? अंतःस्रावी कोशिका पाई जाती है। और क्या कहते हैं उस कोशिका को? क्या कहते हैं उस कोशिका को बेटा? हम लोग क्या बोलते हैं? ऊपर लिख दे रहे हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लीडिंग सेल्स कहते हैं। और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स। यानी इसका हिंदी क्या होगा बेटा? अंतराली कोशिका भी होती है। इसे लीडिंग कोशिका कहते हैं, लीडिंग कोशिका। और ये कोशिका क्या निकालती है बेटा? क्या स्राव करती है? एक हार्मोन्स का, उसका नाम क्या है? नर हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन्स होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। कैसा होता है ये? स्टेरॉयड है, स्टेरॉयड हार्मोन्स है। और ये क्या करता है हार्मोन? ये करता है बेटा शुक्राणुओं को बनने के लिए करता है प्रेरित, यानी शुक्राणु बनाता है। समझ रहे हैं बात को? समझ पाए होंगे कि जो ये शुक्रजनन नलिकाएं हैं, ये जो नलिकाएं देख रहे हैं, शुक्र सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनन नलिकाएं, ये बेटा दो प्रकार की होती हैं। कै प्रकार की होती हैं बेटा? दो प्रकार की। जो शुक्रजनन नलिका होती है, कै प्रकार की होती है बेटा? दो प्रकार की। स्पर्मैटोगोनिया, क्या होती है? स्पर्मैटोगोनिया। और एक होती है, दूसरा क्या होती है बेटा? साइटोलिक, क्या होती है? साइटोलिक सेल्स। एक ये सेल्स होती है, एक ये, दो सेल्स होती हैं जो शुक्रजनन नलिका होती है। इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसको बोलते हैं स्पर्मैटोगोनिया सेल्स। और क्या बनाती है ये बनाती है बेटा शुक्राणु। क्या बनाती है बेटा? ये शुक्राणु का निर्माण करती है, स्पर्म बनाती है। जो साइटोलिक सेल्स होती है, इसको बेटा बोलते हैं नर्स सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको बोलते हैं नर्स कोशिका। इसको नर्स कोशिका भी कहते हैं। जो साइटोलिक कोशिका होती है, इसको हम नर्स कोशिका के नाम से जानते हैं।
यानी इसी को। और क्या करती है साइटोलिक सेल्स, क्या करती है बेटा, इस शुक्राणु को क्या करती है, शुक्राणु को देती है पोषण। क्या देती है शुक्राणु को, शुक्राणु को पोषण देती है। ये साइटोलिक सेल शुक्राणु को पोषण कराती है और सहारा देती है, सहायता करती है, उनको बचा के रखती है। जब शुक्राणु बन जाते हैं विसरण में तो जाकर कहाँ धस जाते हैं, साइटोलिक कोशिका में जाकर धस जाते हैं सब, अपने टेल के माध्यम से टेल को धसा लेते हैं और वहां से क्या लेते हैं, ये शुक्राणु क्या लेते हैं साइटोलिक सेल से, अपना पोषण लेते हैं। और जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है। अब एक बार फिर से आप एक बार समझ लीजिए बेटा, देखिए विसरण बेटा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, दोनों टांगों के बीच में होता है। और मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है विसरण, यानी दो दो टेस्टिस होते हैं मनुष्य में, इसको हम टेस्टिस के नाम से भी जानते हैं। विसरण के चारों तरफ से एक खोल लगा होता है जिसको बोलते हैं विसरण कोश, यानी स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम के बारे में आपको पहले बता दिया गया है। और कह रहे हैं कि स्क्रोटम के अंदर हमारा जो टेस्टिस होता है वो क्या होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है ना। और कह रहे हैं कि विसरण में, विसरण खोल के अलावा, विसरण कोश के अलावा, अंडकोश के अलावा दो तीन स्तर और पाए जाते हैं। कौन स्तर होते हैं बेटा, ये जो विसरण कोश है इसके अंदर भी स्तर होते हैं। देखिए ये स्तर को क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वाइजिनलिस बोलते हैं, ये बाहरी स्तर होता है। और दूसरा स्तर कौन सा होता है बेटा, मध्य वाला, बीच वाला, ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ये बीच का स्तर होता है। और एकदम अंदर कौन सा स्तर पाया जाता है, ट्यूनिका वेसिकुलरिस पाया जाता है। यानी तीन स्तर हमारे विसरण में पाए जाते हैं। और आगे बढ़िए, कह रहे हैं बेटा कि जो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है, ये इसके जो ऊतक हैं ये सब, ये अंदर धंसने लगते हैं, अंदर सब धंसने लगते हैं। क्या बना देते हैं बेटा, धंसकर क्या बना देते हैं, विसरण पट्टिका, यानी इसको बोलते हैं सेप्टुला टेस्टिस बोलते हैं। और ये सेप्टुला टेस्टिस जब पूरा ये अंदर धंस जाएगा तो किस रूप क्या करेगा, ये क्या बना देता है बेटा, विसरण पिंडक बना देता है। ये सब एक विसरण पिंडक, दो विसरण पिंडक, तीन विसरण पिंडक, चार विसरण पिंडक। और एक विसरण में बेटा 2 से 400 क्या पाए जाते हैं, विसरण पिंडक पाए जाते हैं। यानी अब क्या कहेंगे इनको हम, इन जो पिंडक आप देख रहे हैं ये क्या कहेंगे इनको हम, विसरण पिंडक यानी टेस्टिकुलर लोबुल्स कहते हैं। कितने होते हैं, 200 से 400 होते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिकुलर लोबुल्स कहते हैं। अब आगे बढ़िए, कह रहे हैं विसरण पिंडक के अंदर, ये अंदर देख रहे हैं आप, इसके अंदर 1 2 3 1 2 3 विसरण पिंडक के अंदर 3 ठो आपको दिखाई देगी कोशिकाएं, 3 नलिकाएं। जो विसरण पिंडक है इसके अंदर 3 ठो नलिकाएं आपको दिखाई देंगी। प्रत्येक विसरण पिंडक के अंदर 2 से 3 नलिकाएं होती हैं। और क्या कहते हैं इन नलिकाओं को, इनको बोलते हैं शुक्रजनन नलिका। क्या बोलते हैं, शुक्रजनन नलिका, यानी सेमिनिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम लोग, सेमिनिफेरस डक्ट बोलते हैं, सेमिनिफेरस डक्ट बोला जाता है, यानी शुक्रजनन नलिका बोला जाता है। कह रहे हैं बेटा, और कह रहे हैं बेटा इसी जिस मतलब शुक्रजनन नलिका में कुछ खाली भाग होता है, ये खाली भाग, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग में क्या पाई जाती हैं बेटा, अंतरस्रावी कोशिकाएं पाई जाती हैं। बात समझिए, जो ये रुधिर कोशिकाएं, तंत्रिका तंतु, ये सब कहाँ पाए जा रहे हैं, ये जो शुक्रजनन नलिका है इसके बगल जो खाली खाली स्थान देख रहे हैं आप, ये सब खाली खाली स्थान, इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, रुधिर कोशिकाएं और तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं इसी खाली स्थान में, क्या होता है बेटा, अंतःस्रावी कोशिकाएं होती है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सेल बोलते हैं। एंडोक्राइन सेल बेटा आगे चलकर क्या कहलाएगी, इसे क्या बोलेंगे आगे चलकर, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हम बोलेंगे बेटा लीडिंग कोशिका, यानी लीडिंग सेल्स बोलेंगे। और एक नाम से जानते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं, यानी अंतराली कोशिका बोलते हैं। दोनों नाम सेम है, चाहे आप लीडिंग कोशिका जानिए चाहे आप, तो जो ये लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल है यानी अंतराली कोशिका है, ये दोनों एक कोशिका, और क्या बनाती है ये बेटा टेस्टोस्टेरॉन का स्राव करती है। क्या करती है बेटा, ये टेस्टोस्टेरॉन निकालती है। यानी टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स है। क्या होता है बेटा, ये हार्मोन्स है। और कौन सा हार्मोन्स है, ये नरलिंग हार्मोन्स है। कौन सा हार्मोन्स है बेटा, नरलिंग हार्मोन्स है। यानी ये शुक्राणु को बनने के लिए करता है प्रेरित, यानी यही हार्मोन्स अब क्या करेगा, ये हार्मोन्स बेटा शुक्रजनन नलिका जो है, जो ये शुक्रजनन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये हार्मोन्स जो होता है शुक्रजनन नलिका को क्या करता है बेटा, प्रेरित करता है कि क्या बनाइए आप, शुक्राणु बनाइए। तो शुक्रजनन नलिका में 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया और साइटोलिक सेल पाई जाती है। जो स्पर्मेटोगोनिया कोशिका होती है, ये क्या बनाती है, शुक्राणु यानी स्पर्म बनाती है। इसको कौन कहता बनाने के लिए, टेस्टोस्टेरॉन कहता बनाने के लिए, हार्मोन्स कहता कि आप बनाइए।
और ये स्पर्मेटोगोनिया सेल कहाँ पाई जाती है? शुक्राणु नलिका में पाई जाती है। और जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है क्या बनाती है? शुक्राणु बनाती है। और जो शुक्राणु नलिका में कौन कोशिका पाई जाती है? साइटोलिक कोशिका पाई जाती है। जब शुक्राणु बन जाते हैं बेटा, तो ये शुक्राणु कहाँ आके धस जाते हैं? ये शुक्राणु बेटा आके साइटोलिक कोशिका में धस जाते हैं, और साइटोलिक कोशिका इन शुक्राणुओं का पोषण करती है और इनको सहारा देती है और परिपक्व कराने में सहायता करती है। कि हमारे मस्तिष्क से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, हमारे मस्तिष्क यानी पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। ये 2 हार्मोन्स अंतराली कोशिका यानी इंटरस्टिशियल कोशिका को क्या करते हैं? संदेशा देते हैं कि आप क्या बनाइए। इससे क्या कहते हैं कि आप क्या बनाइए? आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाइए। और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बन जाएगा तो ये हार्मोन शुक्राणु नलिका को करता है प्रेरित कि आप 2 कोशिका आपके पास है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और साइटोलिक सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल को क्या करता है ये टेस्टोस्टेरोन कि आप क्या बनाइए? शुक्राणु बना दीजिए। शुक्राणु बन गया, और शुक्राणु बनने के बाद साइटोलिक सेल में आकर ये शुक्राणु धस जाता है, और इसका पोषण कौन कहता है? साइटोलिक सेल कहती है। तो वो 2 हार्मोन्स कौन है जो हमारे ब्रेन से निकलते हैं और इस अंतराली कोशिका को क्या करते हैं? संदेशा देते हैं कि आप क्या बनाइए? टेस्टोस्टेरोन बनाइए। ठीक, जो शुक्राणु बनाए हार्मोन होता है बेटा एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन होता है बेटा, इसको हम लोग ल्यूटिनाइजिंग क्या बोलते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन होता है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है ये। अगर कोई पूछे एलएच का फुल फॉर्म तो क्या बताएंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स क्या करता है? ये हमारे किसको? हमारे अंतराली कोशिका को संदेश देता है कि आप क्या बनाइए? टेस्टोस्टेरोन बनाइए। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी इसका मतलब क्या होता है बेटा? ICSH क्या हार्मोन्स है बेटा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यानी ये हार्मोन्स, एक हार्मोन्स बेटा ये हार्मोन्स, और एक हार्मोन्स बेटा ये हार्मोन्स, ये दोनों कहाँ से निकलते? हमारे ब्रेन से निकलते हैं। 2 हार्मोन्स कौन कौन से? एलएचएस हार्मोन्स यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, और दूसरा हार्मोन्स क्या होगा? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जो हार्मोन 2 हार्मोन्स निकलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ICSH बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ELH बोलते हैं। ये दोनों हार्मोन्स हमारे ब्रेन से मस्तिष्क से निकलते हैं और किसको संदेशा देते हैं? इंटरस्टिशियल सेल यानी अंतराली कोशिका को कि आप क्या बनाइए? टेस्टोस्टेरोन बनाइए। और जब टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा तो ये क्या करेगा? ये हार्मोन शुक्राणु नलिका को क्या करता है? प्रेरित करता है कि आप क्या बनाइए? स्पर्मेटोगोनिया सेल बनाइए और साइटोलिक सेल बनाइए, ताकि शुक्राणु को यही सेल बनाती है। ठीक, तो बेटा ये फिगर बना लिया। और ये क्या है बेटा? ये इसे क्या जो ऐसे आकर इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोलेंगे बेटा हम लोग एपिडाइडमिस। क्या है बेटा? ये एपिडाइडमिस यानी अर्धविसरण है ये। और ये क्या है बेटा? ये इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या है बेटा? ये वास डिफरेंस है, यानी ये क्या है? शुक्रवाहिनी। क्या है बेटा? शुक्रवाहिनी। और ये क्या है बेटा? अधिविसरण है। ठीक, इन दोनों के बारे में बाद में पढ़ेंगे।